हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर सीरीज़ को शुरू किए थे। एडुटेरिया का जो फरवरी का जो पीडीएफ है हम उसको कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, ठीक है। ये हमने किया था, आपने नहीं देखा तो आप उसको प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव। ये गुनेरी कहाँ है? ये गुनेरी है गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ये भारत का अंतिम अंतर्देशीय मैंग्रोव है, ठीक है। मैंग्रोव की बात करें तो भारत में जो मैंग्रोव आवरण है वह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की लाल सूची रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई थी 22 मई को, वो जारी की गई थी। देखो 22 मई तिथि महत्वपूर्ण है। 22 मई की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के कुल मैंग्रोव आवरण का 3% भारत में है। तो सवाल यह पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में जितना मैंग्रोव आवरण है, कुल मैंग्रोव आवरण का भारत में कितना प्रतिशत है? तो 3% भारत में है, ठीक है। मैंग्रोव आवरण पिछले वर्षों में 54 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 4,975 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 4,975 वर्ग किलोमीटर हो गया है, ठीक है। मैंग्रोव आवरण की बात करें भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल में है, उसके पश्चात गुजरात में है और तीसरे स्थान पे है अंडमान एवं निकोबार। तो आप इसको याद कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, देन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। आगे देखें, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भाग है जहां भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 41.85% हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिण 24 परगना प्रांत में। वहाँ पे भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 41%, लगभग 42% हिस्सा विद्यमान है। गुजरात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्षों में हमने देखा कि यह 54 वर्ग किलोमीटर से बढ़ के 4,975 वर्ग किलोमीटर हो गया। और इस वृद्धि में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में दर्ज की गई है। गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव की बात करें तो गुजरात के कच्छ में स्थित गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव 32.78 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे भारत का अंतिम अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल बनाता है। विश्व स्तर पर बात करें तो यह विश्व स्तर में कुल 8 अंतर्देशीय मैंग्रोव में से एक यह भी है, हमारा गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव, ठीक है। भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह अरब सागर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पर यह कोरी क्रीक के पास है। क्रीक आप समझते हैं, गल्फ की तरह होता है, पतला सा रास्ता, उसे क्रीक कहते हैं। तो ये कोरी क्रीक के पास है और समतल भूमि जो मैंग्रोव दलदल के बजाय जंगल जैसी दिखती है, ठीक है। यह जंगल की तरह समहार जंगल की तरह दिखती है। इसमें विशिष्ट ज्वारीय कीचड़ का अभाव होता है। जैसा कि जनरल मैंग्रोव में क्या होता है कि वहाँ पे ज्वारीय कीचड़ होते हैं, मैंग्रोव के रूप में दलदल होते हैं, ठीक है, दलदल पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जंगल जैसा यह दिखाई देता है, घना जंगल के रूप में, ठीक है। जैव विविधता की बात करें यहाँ पे 20 प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और 25 निवासी प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो ये था आपका गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव। कहाँ है ये है गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव। आगे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM, इसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। अवलोकन की बात करें तो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की पेशगी की गई थी, ठीक है।
ये मुख्य रूप से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जा सके। यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार दोनों के लिए नीतिगत ढांचा, कार्यान्वयन रणनीतियाँ और शासन तंत्र प्रदान करता है। तो एनएमएम मुख्य रूप से एमएसएमई पे जोर डालता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें विदेशी वस्तुओं का आयात कम करना है। ठीक है, हमें आयात को कम करना है और घरेलू वस्तुओं को बढ़ावा देना है, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे कि हम आयात पे निर्भरता को कम कर सकें। एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराना है, तो जो कि पहले हम 5 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराते थे, उसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है बजट में। ध्यान देंगे, नेशनल मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत हमने क्या किया है कि जो ऋण उपलब्धता थी पहले 5 करोड़ रुपए की, उसे हमने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 करोड़ रुपए की सहायता पेश की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, केंद्रीय बजट 25-26 में वित्त मंत्री ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना है। ध्यान देना है कि इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। देखो, भारतीय भाषाओं में जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन रीजनल लैंग्वेज में हमें डिजिटल बुक्स पब्लिश करनी है। ठीक है, तो ये भारतीय भाषा पुस्तक योजना का महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुभाषी शिक्षा यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का समर्थन करना है। ठीक है, जैसे इसका लक्ष्य क्या है? स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तकें और शैक्षिक संसाधन को विकसित करना। आगे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण है दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 में वित्त मंत्री ने भारत में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की योजना का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य आनुवांशिकी विविधता को संरक्षित करना, स्वदेशी पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा करना और देश के कृषि और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में 1996 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने तथा पादप अनुवांशिक संसाधन के संरक्षण के लिए भारत की प्राथमिक सुविधा है। तो अब 25-26 में ये दूसरा यानी कि भारत का दूसरा स्थापित किया जा रहा है जीन बैंक, और पहला पूछेगा कि पहला कहाँ है, तो नई दिल्ली में ये 1996 में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो फसल जनन द्रव्य के संग्रहण और भंडारण के लिए 12 क्षेत्रीय स्टेशन संचालित करना, प्रजनन और अनुसंधान के लिए 15 जनवरी 2025 तक 0.47 मिलियन प्रवेश उपलब्ध होंगे। देखो, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछते हैं, आपको समझना है कि जीन बैंक क्या होता है और जीन बैंक के जो प्रीलिम्स फैक्ट है। देखो, बात की गई है भंडारण के लिए, ध्यान देंगे भंडारण के लिए। तो जो अच्छे किस्म के फसल होते हैं या बीज होते हैं, उनकी भंडारण किस प्रकार से की जाती है, तो 4 विधियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 4 विधियां हैं ये महत्वपूर्ण है। 4 विधियां संरक्षण के उपयोग में आते हैं। ठीक है, पहला है बीज जीन बैंक। दीर्घकालिक बीज भंडारण के लिए -18 डिग्री सेल्सियस पे इसमें सीड्स को स्टोर किया जाता है, बीज को स्टोर किया जाता है। कितने पे? -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा है क्रायोजेन बैंक, 170 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो क्रायोजेनिक है ये -170 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 सेंटीग्रेड तक लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन में पौधों के उत्तकों को संरक्षित करता है। तो जो प्लांट के टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को लेकर -170 सेंटीग्रेड से -196 सेंटीग्रेड तक लिक्विड नाइट्रोजन, कैसा? लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है। इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक बैंक। ठीक है, क्रायोजेन बैंक। अगला है इन विट्रो।
आईवीएफ का नाम सुना होगा आपने। इन विट्रो जीन बैंक, ये रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पौधों की संस्कृतियों को बनाए रखता है। ठीक है, तो जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो यानी कि रूम टेम्परेचर पे हो तो उसको बोलेंगे इन विट्रो। ठीक है, आईवी। फील्ड जीन बैंक, ये चौथा है, प्रजनन और अनुसंधान के लिए जीवित पौधों का संरक्षण करता है, ये होता है फील्ड जीन बैंक। तो 4 प्रकार की विधियां हैं। सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जीन बैंक में जिस प्रकार की कार्यविधि हैं उसके तहत कितने प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है संरक्षण हेतु। ठीक है, तो वो 4 हैं। पहला है बीज जीन बैंक जो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जो लंबे समय तक बीज का भंडारण करता है। दूसरा है क्रायोजेन बैंक, ठीक है, जिसमें -170 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 सेंटीग्रेड तक पौधों के टिश्यू को लेकर लिक्विड नाइट्रोजन में डिप किया जाता है। तीसरा है इन विट्रो जीन बैंक जो रूम टेम्परेचर पे नियंत्रित वातावरण में पौधों की संस्कृति को बनाए रखता है। और चौथा है फील्ड जीन बैंक। आगे देखते हैं, यह जो दूसरा जीन बैंक है, आगामी दूसरा जीन बैंक 10 लाख से अधिक जर्म प्लाज्म लाइनों को संग्रहित करके भारत की आनुवांशिक संरक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें और डेवलपमेंट किया गया है, रिफॉर्म्स लाए गए हैं। यह पहले जीन बैंक के लिए एक पूरक सुविधा के रूप में काम करेगा। तो एक तरीके से ये सपोर्टिव है फर्स्ट वाले जीन बैंक को, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, सप्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के सीड वॉल्ट यानी कि जो लद्दाख के चांगला में है, लद्दाख के चांगला में है, और स्वालबार्ड ग्लोब सीड वॉल्ट जो कि नॉर्वे में है, सहित यह वैश्विक पहलों के साथ संरेखित है। मतलब उसी नक्शे कदम पे है भारत का सीड वॉल्ट और स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जो कि नॉर्वे में है। आगे देखते हैं, भावी अनुसंधान और टिकाऊ कृषि के लिए फसल विविधता सुनिश्चित करने हेतु बाह्य स्थानीय संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो जेनेटिक है क्रॉप को लेकर, उसके लिए जीन बैंक बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं समुद्रयान परियोजना, ये महत्वपूर्ण है। समुद्रयान परियोजना, बात करें कि भारत के गहरे समुद्र मिशन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 25-26 के तहत समुद्रयान परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में अन्वेषण को आगे बढ़ाना, समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना और पानी के नीचे के संसाधनों की खोज में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना। ठीक है, बहुत कम देश हैं जो डीप ओशन मिशन में लगे हुए हैं, उसी श्रेणी में भारत को भी खड़ा करना है। तो 25-26 के बजट में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, किसमें? ये समुद्रयान परियोजना में। अवलोकन की बात करें तो कौन सा मंत्रालय इससे संबंधित है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण, तकनीकी उन्नति, टिकाऊ संसाधन उपयोग। ठीक है, इस तरीके के संसाधन को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, हमें ओवर यूज़ नहीं करना है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का अध्ययन करना, जिनमें संभावित निष्कर्षण के लिए कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और तांबा भी शामिल है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें मानव युक्त पनडुब्बी है जिसका नाम है मत्स्य 6000। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, 6000 मीटर की गहराई में इसका अन्वेषण के लिए इस मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो 6000 मीटर से आप याद रख सकते हैं मत्स्य 6000। और ध्यान रहे ये जो पनडुब्बी बनाया गया है, ठीक है, वो 6000 मीटर की गहराई से अधिक गहरे समुद्र का दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। और ध्यान रखें इसमें 3 चालक दल के सदस्यों को 12 घंटे के अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा और इमरजेंसी में यह 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पनडुब्बी बनी है, याद रखें उसका नाम है मत्स्य 6000। 3 चालक दल के सदस्यों को 12 घंटे तक अन्वेषण के हेतु ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और आपात स्थिति में इसे 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए, अगला है गर्भिणी दृष्टि, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा। ठीक है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद, हरियाणा में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया। बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है,
तो वैक्सीन विकास में तेजी लाना और संक्रामक रोग अनुसंधान को आगे बढ़ाना, जिससे भारत की जैव चिकित्सा क्षमताएं मजबूत होंगी। ठीक है, बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर माताओं का डेटा शामिल है। तो जितने भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जितने भी नवजात शिशु हैं, और वैसी माताएं जिन्होंने जिनका डिलीवरी हो चुका है, तो इस तीन कैटेगरी के डेटाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिणामों पर व्यापक शोध को सक्षम बनाता है। देखो, इसी शोध के तहत हमें मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, ये सब जो डेटा हमें मिलते हैं वो इसी में, और व्यापक शोध को हमें बढ़ावा देना है। तो कौन सा है ये? इसका नाम है गर्भिणी दृष्टि, भारत का पहला फेरेट अनुसंधान सुविधा। कहाँ स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में। आगे देखते हैं, अगला है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट में 25-26 में ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, बात करें मिशन का उद्देश्य क्या है, तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को सूचीबद्ध और संरक्षित करना। देखो, पांडुलिपि क्या होता है? जितने भी हस्तलिखित हैं, हस्तलिखित जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो प्राचीन हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं, उन्हें हमें सूचीबद्ध करना है, लिस्टिंग करनी है उसकी, और साथ ही उन्हें संरक्षित भी करना है। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, म्यूजियम वगैरह जहाँ भी निजी संग्रहों में रखे प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, एक हेरिटेज के तौर पे है, तो इन्हें हमें सुरक्षित करना है। नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, इसकी चर्चा बजट में की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न संस्थानों और निजी संग्रहों में पांडुलिपियों का संरक्षण करना है, उनका दस्तावेजी करना है, डॉक्यूमेंटाइजेशन करना, उनका रिसर्च करना है, संरक्षण करना है, और साथ ही आधुनिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके जितने भी नाजुक हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो डेलिकेट पांडुलिपियां हैं, उनको पुनर्स्थापित करना है और संरक्षित करना है। ठीक है, बजट में क्या इसमें आवंटन किया गया है, तो इसमें 60 करोड़ कर दिया गया है इस बार, पहले 3.5 करोड़ रुपए था। तो पांडुलिपि मिशन के तहत 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है 2025-26 के बजट में 60 करोड़। ठीक है, आगे है गुरु शिष्य परंपरा योजना। ध्यान देंगे, गुरु शिष्य परंपरा योजना। गुरु शिष्य परंपरा योजना, यह संस्कृति मंत्रालय गुरु शिष्य परंपरा रिपर्टी अनुदान को बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना की देखरेख करता है, जिसका उद्देश्य है भारत में पारंपरिक शिक्षक शिष्य सीखने की प्रणाली को सुरक्षित और बढ़ावा देना। देखो, उद्देश्य क्या है? गुरु शिष्य प्रशिक्षण के माध्यम से दुर्लभ कला रूपों में संरक्षित और पुनर्जीवित करना, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, ड्रामा हो गया, लोक और जनजातीय कला हो गया, शास्त्रीय कला हो गया, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जो इसमें गुरु बनेंगे उनकी आयु 45 से 70 वर्ष एटलीस्ट होनी चाहिए, और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मान लो कोई ड्रामा सिखाता है, कोई एनएसडी का है, कोई एक्टर है, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और उनकी आयु कम से कम 45 से 70 वर्ष होनी चाहिए। पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं में संलग्न भारतीय नागरिकों के लिए यह द्वार खुला हुआ है। मुख्य विशेषता की बात करें तो जो रिपर्टी अनुदान है, इसमें गुरु को 15,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, और शिष्य को 2,000 से 10,000 प्रतिमाह इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखना है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है गुरु और शिष्य के परीक्षण के माध्यम से दुर्लभ कला रूपों को, जैसे कोई जनजातीय कला है जो अपने एक्सटिंक्ट पे है, उसको संरक्षण देने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगला बात करते हैं परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन, केंद्रीय बजट 25-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन का अनावरण किया गया था, जो 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। देखिए, पूरा विश्व अभी स्वच्छ ऊर्जा की ओर उन्मुख हो रहा है, तो स्वच्छ ऊर्जा का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने के लिए हम 5 और स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि केंद्रीय बजट में 25-26 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन NEM का लक्ष्य 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। तो 2047 तक का हमारा लक्ष्य है 100 गीगावाट। ठीक है, और यह छोटे रिएक्टर मॉड्यूलरों
भारत छोटे रिएक्टरों और परमाणु ऊर्जा में निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति सुधार पर केंद्रित है। तो हमें इसमें फंडिंग भी चाहिए, तो फंडिंग के लिए भी इस पर फोकस किया गया है। तो टारगेट क्या है हमारा, 2047 तक 100 गीगावाट तक हमें परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। मुख्य बात करें इस मिशन की, तो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के भाग के रूप में 47 तक हमें 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखना है। उसके बाद इसमें बजट में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। भारत लघु रिएक्टर और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे ये आधारित रहेगा। ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट से भी ले सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्तमान क्षमता, बात करें परमाणु ऊर्जा का, तो वर्तमान में 8,180 मेगावाट है और 2031-32 तक का हमारा लक्ष्य कितना है, 31 और 32 तक का लक्ष्य हमारा 22,480 मेगावाट। ठीक है। विभिन्न राज्यों में 10 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं जो कि कुल मिला के 8,000 मेगावाट की क्षमता पर जाएंगे। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो कुवाड़ा है वहाँ अमेरिका के सहयोग से 6 यूनिट 1208 मेगावाट के परमाणु संयंत्र स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिली। तो आंध्र प्रदेश में हम स्थापित करेंगे अमेरिका के सहयोग से 6 यूनिट 1208 मेगावाट के परमाणु संयंत्र स्थापित करेंगे। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह YR4। बस ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, YR4 क्या है, तो ये एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। नासा ने एक नए खोजे गए पृथ्वी के निकटवर्ती क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 की पहचान की है, जिसके 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से थोड़ी अधिक है। ठीक है। इसकी आकार और खोज की बात करें तो क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 की पहचान दिसंबर 2024 में चिली की एक वेधशाला द्वारा की गई थी। इसका व्यास अनुमानतः 40 से 100 मीटर के बीच है, जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है। ठीक है। पृथ्वी के निकट पहुंचने के बारे में अगर देखें तो यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से इतना किलोमीटर 800,000 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा, जो चंद्रमा के लगभग दोगुनी दूरी है। ठीक है। अप्रैल 2025 तक यह अदृश्य हो जाएगा और 2028 में पुनः निकट दिखाई देगा। टोरिनो स्केल पर इसे 3 रेटिंग दी गई है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह से खतरे के हिसाब से जो जितना खतरा डेंजर होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें रेटिंग दी जाती है, तो उस रेटिंग स्केल पे इसको रेटिंग दी गई है 3। ठीक है। और ये 3 दिखाता है कि नगण्य प्रभाव जोखिम को दिखाता है, मतलब कि नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ेगा इससे भारत से गुजरेगा। तो कुछ नहीं, याद रखना है कि YR4 क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव की बात करें, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि क्षुद्र ग्रहों का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण प्रतिदिन छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है। लेकिन 40 मीटर आकार के क्षुद्र ग्रह टकराने पर क्षेत्रीय विनाश का कारण बन सकते हैं, लगभग 40 मीटर के आकार का। बड़े क्षुद्र ग्रह जो कि 1 किलोमीटर से अधिक का व्यास रखते हैं वैश्विक आपदाओं को जन्म दे सकते हैं, जो लगभग हर 260 मिलियन वर्ष में एक बार घटित होती है। एक यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, चिक्स सुलभ क्षुद्र ग्रह, इसी क्षुद्र ग्रह के कारण डायनासोर विलुप्त हुए थे पृथ्वी से लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व। 66 मिलियन वर्ष पूर्व ये चिक सुलभ क्षुद्र ग्रह कारण बना था डायनासोर के विलुप्त होने का। ठीक है। आगे देखते हैं नया मखाना बोर्ड, ये कहाँ स्थापित होगा, बिहार में। ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित होगा, बिहार में। बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं पंच मिशन। ठीक है। पंच मिशन, ये नासा का मिशन है। पंच मिशन 28 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके पॉलिरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर पंच मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है स्पेस एक्स। पंच मिशन स्पेस एक्स एलन मस्क की मिशन है, स्पेस एक्स का मिशन। ठीक है। ये फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च करेगा, फाल्कन 9 से। किसके लिए, जो सूरज है, जो सन है, उसके हेलियोस्फीयर और
कोरोनल जो स्टडी है उसके जो कोरोना का स्टडी करना है उसके लिए ये पंच मिशन है। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा फैल्कन 9 रॉकेट से। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट। सोर्स क्या है? पीआईबी। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके उनकी दक्षता, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, बंदरगाहों पे होने वाली देरी को कम करना और रसद में सुधार करना है। जो लॉजिस्टिक्स का मामला है उसे ठीक करना है। बात करें तो बंदरगाहों पे दस्तावेजीकरण को सरल करना, सीमा शुल्क और निकासी के लिए एक समान प्रणाली स्थापित करना, व्यापार में दक्षता में वृद्धि करना, समुद्री प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। विशेषताओं की बात करें तो दक्षता में सुधार करने के लिए एक समान सीमा शुल्क और निकासी प्रक्रियाएं यूनिफॉर्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म। व्यापार अनुमोदन को स्वचालित करने के लिए एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वन नेशन वन पोर्ट पहल, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200। हाल ही में न्यूज़ में था अनुच्छेद 200। देखो अनुच्छेद 200 किससे संबंधित थे? राज्यपाल के जो स्वविवेकी जो निर्णय लेता है राज्यपाल, उससे संबंधित है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की राज्य विधेयकों को मंजूरी ना देकर बाद में उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजकर गतिरोध पैदा करने के लिए कड़ी आलोचना की है। तो क्या होता है कि हमें संवैधानिक तौर पे तो राज्यपाल को हम देखते हैं कि वह राज्य सरकार का हिस्सा है। इसकी आलोचना की जाती है कि ये केंद्र सरकार का वहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में बैठा है, तो इसमें विवाद होते रहता है। कई एक बार क्या होता है कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो बिल प्रस्तावित होते हैं, जो बिल पास करके दिए जाते हैं, वो अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास आते हैं। और राज्यपाल यदि राज्य सरकार के ही पॉलिटिकल पार्टी का ना होकर वो केंद्र सरकार का पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है या दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गतिरोध पैदा होता है, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करता है कि वो अपनी अनुमति नहीं देता है उस बिल को, जिससे कि वो कानून बन सके। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके क्या कहा है तमिलनाडु के राज्यपाल को कि आप गतिरोध पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए वो संरक्षित कर लिया विधेयक को। तो कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा कानून बनाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कुल 12 विधेयक थे, महत्वपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 12 विधेयक जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे, उसे राज्यपाल ने रोक दिए थे, जिससे शासन और प्रक्रियागत देरी और चिंताएं बढ़ गई थी, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि कार्यविधि में दिक्कतें पैदा होती हैं, गतिरोध पैदा होता है और इससे प्रक्रियाएं ढीली हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वीकृति देने, रोकने, वापस करने या आरक्षित करने के संबंध में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार को रखता है। एक तरीके से वो राज्यपाल का वीटो पावर की तरह आप देख सकते हैं। राज्य विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प। अगर कोई विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा, या स्वीकृति रोकेगा, या विधेयक वापस कर देगा पुनर्विचार के लिए, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखेगा। अब यही कारण है जो विवाद का रोड़ा बनता है, ठीक है। संविधान या केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है यदि वह विधेयक, तभी वह इस स्थिति में कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए वो बिल को सुरक्षित करेगा? पहला कारण है यदि वह बिल संविधान या केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है
कि राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है या राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे है। क्या वो बिल ऐसा कोई बिल है जो राज्य विधानमंडल का नहीं हो सकता है कि वह यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बना रहा हो जो कि स्टेट के पावर जुरिस्डिक्शन के बाहर है। दूसरा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का खंडन करता है। अगर वो डीपीएसपी के में सुझाए गए नीतियों का खंडन करता है तो भी वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है राज्यपाल। अनुच्छेद 31A जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा था के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। हालांकि अब ये संपत्ति अधिग्रहण के अलावा ये अब 300 में चला गया, 300 में चला गया, तो ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। राज्य उच्च न्यायालय अनिवार्य आरक्षण की स्थिति को खतरा। अगर राज्य उच्च न्यायालय के किसी भी पावर में वो चेंज कर रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए बिल को संरक्षित कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 201 से संबंध क्या है इसका? 201 राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित विधेयकों को नियंत्रित करता है। किस रूप में? राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति कर सकते हैं या रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास अगर राज्यपाल ने भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास भी अभी वो 3 ऑप्शन है कि वो या तो स्वीकृति दे दें विधानमंडल को, दूसरा उस बिल को रोक लें जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं, तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज दिया, विधानमंडल ने पुनर्विचार करके इसी बिल को पुनः भेज दिया तो वो राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। एक बार इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो जाता है तो राज्यपाल फिर बीच के रास्ते से हट जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज दिया तो विधानमंडल उसे पारित करके पुनः राष्ट्रपति को ही भेजेगा, राज्यपाल को नहीं। ठीक है। देखो अब इसमें समस्या क्या है, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास विधेयक जाते हैं तो यहाँ समस्या ये आता है कि उन्हें कितने दिन के भीतर पुनर्विचार के लिए वापस भेजना है, कितने दिन के भीतर उसे पारित करना है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये एक गतिरोध का कारण बनता है। दूसरा, न्यायिक जांच। न्यायालयों में अनिश्चित काल तक अनुमति रोके रखने पर सवाल उठाया गया है। अब इस बात को न्यायालय में उठाया गया है जिससे शासन और संवैधानिक औचित्य के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ भी अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण थे उसमें, आर्टिकल 200 एंड इससे रिलेटेड आर्टिकल 201। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप अपने से पढ़ लेंगे पीडीएफ में। भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में कब मनाया गया? भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु आपूर्ति विविधीकरण का विस्तार करने के लिए कई रणनीतिक समझौतों और समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया है। ठीक है। इसमें फोकस क्षेत्र क्या था? ऊर्जा तक पहुंच और सुरक्षा, स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण। सस्टेनेबल जो ऊर्जा है उसकी ओर हमें जाना है। ठीक है। बात करते हैं, यहाँ देखें ध्यान, प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर। इसमें बहुत सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। पहला है कच्चे तेल आयात साझेदारी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात हेतु पेट्रोब्रास जो कि ब्राज़ील की संस्था है के साथ साझेदारी की। तो ब्राज़ील के साथ हमने साझेदारी की 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल। ठीक है, 6 मिलियन बैरल। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा पहल में। ठीक है, तो बीपीसीएल और इकोवेव पावर जो इजराइल की कंपनी है ने मुंबई में भारत की पहली तरंग ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एक समझौता हमने ब्राज़ील के साथ किया, एक हमने इजराइल के साथ किया है। प्राकृतिक गैस विस्तार के बारे में देखें तो आईओसीएल और यूएई की संस्था एडीएनओसी ने भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता देने के लिए 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों के लिए 1.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलएनजी के लिए $7 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ध्यान देना। आगे देखते हैं, ये हमने किसके साथ किया था? यूएई के साथ, यूएई और भारत के बीच में। ठीक है, किसके लिए? एलएनजी के लिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। ठीक है। अब देखो
कुछ नाम बदले गए हैं, उसमें से एक है जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया है, विजय दुर्ग रखा गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा गया है। ये सोर्स है इसका इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, बात करें फोर्ट विलियम की, तो फोर्ट विलियम वही स्थान है जहां कलकत्ता का ब्लैक होल घटना हुआ था ट्रेजिडी 1756 में सिराजुद्दौला के काल में। इसमें 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की कलाकृतियों वाला एक युद्ध स्मारक भी है। नाम बदलने की अन्य पहल देखें तो जो दिल्ली में राजपथ था राष्ट्रपति भवन के सामने, उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार का जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ध्यान देंगे पोर्ट ब्लेयर का। और नौसेना 2022 में औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर अपना एक नया ध्वज लगाया 2022 में। ठीक है, तो ये था आपका फोर्ट विलियम से संबंधित। अच्छा, फोर्ट विलियम की स्थापना की बात करें तो ये 1696 में सर जॉन गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और 1707 में इसका निर्माण पूरा हुआ। तो ध्यान देना कि कब बना था, 1696 में। ठीक है, जॉन गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में। आगे देखते हैं विश्वामित्री नदी, विश्वामित्री नदी और मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। गुजरात सरकार ने हाल ही में वडोदरा में विश्वामित्री नदी के मगरमच्छों की जनगणना की है। आपको ध्यान देना है कि विश्वामित्री नदी कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में, जहाँ मगरमच्छों की जनगणना की गई थी। यहाँ से सवाल ना चांस कम है कि पूछेगा, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास का विषय बन जाता है। प्राचीन बस्तियाँ यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व पहले की हैं। ठीक है, अंकोटक्का, अब अकोटा गुप्त काल और बल्लभी काल के दौरान यहाँ पे फला फूला था। ठीक है, ये बस्तियाँ फलती। आगे देखते हैं इंडिया और EFTA डेस्क। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना है इंडिया और EFTA डेस्क की बात करें। EFTA डेस्क क्या है, EFTA डेस्क, EFTA है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में कहाँ, स्टॉकहोम में EFTA डेस्क। ठीक है, जो इसके स्थापना करते जो मेंबर थे वो हैं आइसलैंड, दूसरा है लाइचेस्टीन यूरोपियन कंट्री है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका सबसे बड़ा भागीदार कौन है, स्विट्जरलैंड। ध्यान देना, इसका सबसे बड़ा भागीदार कौन है, स्विट्जरलैंड। यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो इसमें 4 मेंबर हैं, आइसलैंड, लाइचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ा भागीदार कौन है, स्विट्जरलैंड। भारत और EFTA महत्वपूर्ण क्यों है, भारत और EFTA महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका बायलैटरल ट्रेड कितने का होता है, 2023-24 का डेटा है ये, $24 बिलियन का यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड है EFTA का। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, याद रखना जरूरी है। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960 में स्टैब्लिश हुआ था स्टॉकहोम में। EFTA के मेंबर है आइसलैंड, लाइचेस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। भारत और EFTA के बीच में $24 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। चलिए बात करते हैं, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा स्थापित एक समर्पित निवेश सुविधा तंत्र है जो EFTA देशों के व्यवसायों के लिए भारत में निवेश करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये जो डेस्क है वो एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम है EFTA का। ठीक है, जो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए ये एकल खिड़की प्रणाली का कार्य करता है। उद्देश्य की बात करें तो व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसमें शामिल है 15 वर्षों में $100 बिलियन का FDI हमको चाहिए। दूसरा, भारत में 10 लाख से अधिक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ठीक है, प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करना है। ठीक है, भारत और EFTA जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसकी बात करें तो मार्च 2024 में एक मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 में यह गठित हुआ था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसके सदस्यों की बात करें तो आइसलैंड, लाइचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है।
बात करते हैं द्विपक्षीय व्यापार की, तो यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो $24 बिलियन 2023-24 के हिसाब से, और 22-23 में ये 18.65 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो ये द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। और जो व्यापार घाटा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो इसका व्यापार घाटा है वह किसके पक्ष में है? EFTA के पक्ष में है। ठीक है, सबसे प्रमुख व्यापार साझेदार की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख व्यापार साझेदार है स्विट्जरलैंड, सबसे बड़ा है, उसके बाद है नॉर्वे। ठीक है, इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। अगला है नारी अदालत कार्यक्रम। नारी अदालत कार्यक्रम संदर्भ की बात करें तो भारत सरकार नारी अदालत कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मांग रही है। ठीक है, नारी अदालत मिशन शक्ति की संबल उप योजना के तहत स्थापित एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। इसमें क्या होता है कि जितने भी ग्रामीण स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे घरेलू हिंसा है या दहेज का मामला है या बाल हिरासत जैसे छोटे विवाद हैं, उनका निपटारा करता है ये नारी अदालत कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसके सदस्य के रूप में बात करें तो ग्राम पंचायत के द्वारा मनोनीत 7 से 11 न्याय सखियों की बात की गई है। ऐसी महिलाएं जिन्हें न्याय सखियां कही जाएंगी, वो 7 से 11 की संख्या में एक काउंसिल बनेगा ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, पायलट पहले की बात करें तो 2023 में शुरू हुआ था। असम और जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में से शुरू किया गया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट। भविष्य में विस्तार, व्यापक कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों में विस्तार किया जाएगा। इसी अन्य राज्यों में विस्तार के लिए उनसे केंद्र शासित प्रदेशों से और विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मांग रही है केंद्र सरकार। ठीक है, भारत सरकार। आगे देखते हैं मिशन शक्ति और इसकी उप योजनाएं। मिशन शक्ति की उप योजना, पहली बात की हमने संबल। ठीक है, महिला सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, दूसरा है सामर्थ, महिला सशक्तिकरण पे ये कार्य करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ कि इसकी संरचना क्या है। इसका जो अध्यक्ष होगा, नारी अदालत कार्यक्रम का जो अध्यक्ष होगा वो राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री का पद धारण करता है एटलीस्ट, और उपाध्यक्ष 5 सदस्य, इनमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि शामिल है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, नारी अदालत कार्यक्रम जो ग्राम पंचायत स्तर पे होगा, जिसमें 7 से 11 न्याय सखियाँ होंगी। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। ठीक है, ये सवाल नहीं बनेगा यहाँ से राष्ट्रीय कर्मचारी से। आगे देखते हैं बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन संदर्भ, गुजरात के गांधीनगर में पहली बार बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। देखो, बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक में। लेकिन इसका युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। 2025 का ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है, समिट है, याद रखना है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था? बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बिम्स्टेक को लेकर। ठीक है, बिम्स्टेक जो नेशंस हैं उनकी बात करें तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो बिम्स्टेक में शामिल है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, फिर म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। बिम्स्टेक क्यों महत्वपूर्ण है? बिम्स्टेक कंट्रीज का जो कुल जीडीपी है वह है $3.8 ट्रिलियन। ठीक है, बिम्स्टेक का कुल जीडीपी कितना है? $3.8 ट्रिलियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका ढाका में। और इस्टेब्लिशमेंट, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 1997 जून में। ठीक है, 1997 जून में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। बिम्स्टेक के बारे में इतना फैक्ट याद रखना है।
कौन कौन से देश शामिल है इसमें? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। हेडक्वार्टर है ढाका। इस्टाब्लिश हुआ था 1997 में। और टोटल जीडीपी है बिम्स्टेक नेशंस की 3.8 ट्रिलियन। ठीक है, जीडीपी। चलिए आगे देखते हैं सरात संस्करण 2। ठीक है, सरात यहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में खोज और बचाव कार्यों में सुधार के लिए सरात खोज और बचाव सहायता उपकरण संस्करण 2 की शुरुआत की है। ठीक है, हिंद महासागर से संबंधित है। मुख्य विशेषताओं की बात करें, देखो यहाँ पे इनकोइस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र एक अग्रणी सुनामी सेवा प्रदाता है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। आगे देखते हैं गैया BH3 गैया BH3 ब्लैक होल। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक होल की चर्चा की जा रही है। सोर्स है इसका इंडियन एक्सप्रेस। खगोलविदों ने आकाशगंगा में अब तक पाए गए सबसे बड़े तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल गैया BH3 की पहचान की है। तो पूछेगा गैया BH3 क्या है? एक ब्लैक होल है। ठीक है, जो एक लीवा तारामंडल में स्थित है। किस तारामंडल में सोलर सिस्टम में है? एक लीवा तारामंडल में स्थित है। आगे देखते हैं गैया BH3 जो ब्लैक होल है, इसकी बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है, वो अपने सूर्य के 33 गुना है, जो इसे आकाशगंगा में सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बनाता है। ठीक है, देखो इस ब्लैक होल और अन्य ब्लैक होल में कुछ असमानताएं हैं। ये शांत ब्लैक होल है। सक्रिय ब्लैक होल के विपरीत गैया BH3 अपने आसपास के पदार्थों को खींचता नहीं है तथा इसमें एक्सरे उत्सर्जन भी नहीं होता है। ध्यान देना। तो जो गैया BH3 ब्लैक होल है वो क्या है? वो शांत ब्लैक होल है। ठीक है, शांत ब्लैक होल है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।